उनके पास एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, मुंह में सेक्युलरिज्म, लेकिन राजनीति करते हैं जमाते इस्लामी के साथ। यह है सच, सच्चाई यह है। और लोग जानना इस बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की सच्ची राजनीति क्या है। इस बेशर्म राजनीति के पीछे उनके तुष्टीकरण और उनका डेस्परेशन है, क्योंकि विकास के बारे में या किसी और लोगों के मुद्दों के बारे में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हालत कर दिया है उन्होंने, तेलंगाना में क्या हालत कर दिया है इकोनॉमी का, और हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया है इकोनॉमी का। विकास के बारे में उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं है कहने के लिए, बस करप्शन और अपीजमेंट। बस यही कहना था, आपके सामने मैंने रखा, और कोई प्रश्न हो तो मैं लूंगा। थैंक यू। जय हिंद। हाँ जी। सरकार तो उनको है ही, वो लगा के देखें। ये देखो, ये देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहां पर है। ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा निलंबूर और वायनाड के इलेक्शन के बारे में बाद कि ये कोई कांग्रेस की जीत नहीं था, ये जमाते इस्लामी का जीत था। और ये जो हो रहा है बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है कि ऐसे एंटी नेशनल, एंटी सेक्युलर, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस को कांग्रेस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे रहे हैं। जो कर्नाटक में हो रहा है, मुस्लिम रिजर्वेशन कहो या एंटी आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा वो चला रहे हैं, ये इसका एकदम सबूत है। तो अगर प्रियंक खरगे को कुछ करना है और लोगों को भड़काना है, मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बनाना है, वो करे। एक तरह से प्रियंक खरगे का जो बयान है, खरगे साहब का जो प्रश्न था 4 दिन पहले कि आप इमरजेंसी को आज भी लोगों के सामने क्यों रख रहे हैं, क्यों याद दिला रहे हैं, बाप ने पूछा, बेटे ने आंसर दे दिया। हाँ जी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने ये कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो नेम प्लेट चेक की जा रही है, वहां पर कर्मचारी काम करते हैं, उनको चेक किया जा रहा है। उसकी तुलना सीधे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उससे कर दी कि जो लोग ये करें वो भी आतंकी हैं। देखिए, मैंने पहलगाम के बाद जब हमारे बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल लीडर रॉबर्ट वाड्रा ने उसके बारे में टिप्पणी किया कि ये इसका कारण पाकिस्तानी टेररिज्म नहीं है लेकिन 370 का रिपील है, मैंने तब कहा था, और उनके साथ हमारे कम्युनिस्ट कॉमरेड एम.ए. बेबी ने भी कहा यही बात। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट और इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी दोनों एक हैं। मैं बहुत ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि जो भारतीय हैं, भारतवासी हैं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सभी यही चाहते हैं कि टेररिज्म को डिफीट किया जाए। लेकिन इनका जो राजनीति है, मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काकर ऐसे उनके मन में पॉइजन डालना कि जब भी कोई टेररिज्म के अगेंस्ट बात करें वो एंटी मुस्लिम रेटरिक है, इसीलिए लोग उससे भड़कने चाहिए, ये कहना चाहते हैं वो। देखिए, इनका आज भी अगर आप किसी से भी पूछिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अगर किसी ने कुछ काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनका जो राजनीति है, तुष्टीकरण का राजनीति है, मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काने का राजनीति है और टेररिज्म को जस्टिफाई करने की राजनीति है। ये जमाते इस्लामी की राजनीति करते हैं, ये इमारत शरिया की राजनीति करते हैं, ये एसडीपीआई पीएफआई की राजनीति करते हैं, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी का। और कुछ
make Siddaramaiah, make Sonia Gandhi. How do you see this, the power politics and Congress versus Congress happening in Karnataka? No, this is exactly the point I am making, Mohit, that Congress party today is reduced to a party. Look, since 1941, Jamaat-e-Islami existed in this country. But why has Jamaat-e-Islami suddenly in the last 15 years risen to prominence in national politics? Why is Jamaat-e-Islami today dictating what Congress's politics is about? Why is Imarat-e-Sharia deciding what India Alliance's politics in Bihar is? It is because this party, this Congress party, which used to be once upon a time India's largest national party, has nothing to offer for the people of India, people of Bihar, people of Karnataka. They represent today, and I say this with the fullest responsibility, they represent corruption and appeasement. These are the twin planks on which Congress's political strategy under Rahul Gandhi is based on, was based on, is based on, and will continue to be based on. The Karnataka economy is in shambles. The ministers in Karnataka themselves are saying there is no money for development. Just before 2023, Karnataka was one of the strongest economies. 2 years ago, Karnataka was one of the strongest economies in South India. What happened? Congress happened. Rahul's Congress happened. देखिए, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं तो ये दूसरे रूप में आते हैं. और देखिए, ये इनका एक जमात इस्लामी आज कोई आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, उनके पास मीडिया है, टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर है, और उनके एक पॉलिटिकल फ्रंट पार्टी भी है, वेलफेयर पार्टी. लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी किसी के पास कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए कि है कौन इसके पीछे, जमात इस्लामी. तो इन लोगों ने आप तो जानते ही हैं ना, सिमी पहले होता था, सिमी का एक दूसरा मॉडल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है. तो बैनिंग से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बैन हो जाता है और लेकिन वो बनाते हैं दूसरा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन. और आज तक ये सबसे डेंजरस ट्रेंड जो है, आज तक ये जो थे सीक्रेटली ऑपरेट करते थे, शैडोज में ऑपरेट करते थे. इनके जो पॉलिटिकल अलायंस है, जो उनके अमीर ने कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इनके हेल्प ले चुके हैं, मदद ले चुके हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है. ये पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा के कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड में जो निलंबुर बाई इलेक्शन हुआ है, इनकी बेशर्मी देखिए. उन्होंने कहा, डेस्परेशन देखिए, उन्होंने कहा नहीं, हम वेलफेयर पार्टी के मदद से इस इलेक्शन लड़ेंगे, जमात इस्लामी के इलेक्शन के साथ, इस मदद के साथ लड़ेंगे. उनका डेस्परेशन इस लेवल तक पहुंच गया है कि अभी वो छुपा नहीं सकते, इसको ओपन में वो बोल रहे हैं. बताइए. राजीव जी, अभी बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसको पूरे दांत में फेंक देंगे, बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं होगा. सर, इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनमें मुस्लिम अमेंडमेंट की एक होड़ है. कांग्रेस को लगता है कि उस पर अब बाकी क्षेत्रीय दल आगे. देखिए, मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, आप सब हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत साफ, मैं केरल में भी देख रहा हूँ और ये अन्य जगह में भी, इनके पास अगर एक वोट बैंक बाकी बचा है, यही एक समुदाय के वोट के पीछे भाग रहे हैं इंडिया अलायंस के अलग अलग पार्टियाँ. उसके लिए समाजवादी नवाजवादी पार्टी बनेंगे, कांग्रेस जमात इस्लामी के साथ जाएंगे. हमारे इतने हाईली क्वालिफाइड जो लीडर हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, मैं सार्काज़म के साथ कह रहा हूँ, ये वो वक्फ एक्ट रिपील करने की कोशिश करेंगे. देखिए, वक्फ एक्ट रिपील करना, तेजस्वी यादव क्या, लालू यादव भी आए या राहुल गांधी भी आए, कभी भी रिपील नहीं होगा. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के
विपरीत जो प्रोविजंस थे वक्फ में वो मेंटेनेबल नहीं है, उसको रिपील किया गया है और वही आगे जाकर वही न्याय होगा, वही लॉ होगा. Rajiv ji, you've spoken about the alliance between Congress and Jamaat-e-Islami, but many would ask this question that they ran the entire campaign together, and I guess results came out on 22nd and 23rd. Today is the 2nd of July. So why there is a huge gap in between raising this issue today? No, it is not an issue for an election alone. Please understand, this is not an issue about Nilambur or Priyanka Gandhi Vadra. This is about who and what is the Congress party. That this desperation, this shameless politics of the Congress party should be known not just to the people of Nilambur, not just to the people of Wayanad who elected Priyanka Gandhi Vadra and Rahul Gandhi Vadra, Rahul Gandhi. They should be known to every Indian who values Indian democracy, wants India to become a Viksit Bharat. You think Jamaat-e-Islami wants a Viksit Bharat? No. Does Imarat-e-Sharia want a Viksit Bharat? No. Who wants a Viksit Bharat? हाँ, यहाँ के जो 140 करोड़ माइनस सम बेवकूफ वो चाहते हैं ना विकसित भारत, एक सुरक्षित भारत. तो ये एक मुद्दा कोई लोकल बाय इलेक्शन का मुद्दा नहीं है. ये मुद्दा है देशवासियों के फ्यूचर और विकसित भारत के फ्यूचर के बारे में सभी को जानने वाली एक बात है कि कांग्रेस की राजनीति किस हद तक गिरा है और उनका बेशर्मी और उनका जो डेस्परेशन है किसी भी डायरेक्शन पे उसको ले जा सकता है. पाकिस्तान जो वर्ड्स यूज करते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, वही वर्ड्स कांग्रेस पार्टी के लीडर्स यूज करते हैं. मैं कोई कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी पार्टी है नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनका जो नीयत है वो जो कर रहे हैं इसके बारे में हर देशवासी वो जाने पहचाने और आने वाले जो भी इलेक्शंस हो उसमें ठीक तरह से उनको एक റിപ്ലൈ ദേ. താങ്ക് യു ജി. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണെന്നും മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം. ആ പറയൂ. ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനോട് ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ചോദിച്ചത്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു എഫ്ഐആർ പോലും അവർക്കെതിരെ ഇല്ല, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കണം? അല്ല, ഇവർക്ക് വായിക്കാനറിയില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും വായിക്കാറില്ലേ? അവരുടെ ഐഡിയോളജി അല്ലേ അത്? അവരുടെ അഗേൻസ്റ്റ് എഫ്ഐആർ ഇടുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? ഇത് ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണോ? അല്ല, വി.ഡി. സതീശൻ എന്നും പറയട്ടെ, ഇതല്ല സത്യം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ശരിയ ലോ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾ ആൻറ്റി സെക്യുലർ പാർട്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾ ആൻറ്റി ഡെമോക്രസി പാർട്ടിയാണ്. എന്നിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു കയ്യിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ഒപ്പം അലയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു എറ്റത്താപ്പല്ലേ? അതൊരു ഹിപ്പോക്രസി അല്ലേ? പറയട്ടെ അവർ ഞങ്ങൾ ഹിപ്പോക്രസിക് പാർട്ടിയാണെന്ന്. ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിന്ന് ജയിലയക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇവർ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢിയാക്കാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേവ് ചെയ്യുക. സെക്യുലറിസം ആരാണ് വർഗീയവാദി പാർട്ടി? BJP ആണ് വർഗീയവാദി പാർട്ടി. ആരാണ് ഇവിടെ ആൻറ്റി സെക്യുലർ ഇസം വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടി? ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കൂ. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നമ്മൾ സെക്യുലറിസം വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ല? ഇതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അവർ ജയിലിൽ പോയില്ല എന്നോ അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതിന് ഇപ്പം ലെഫ്റ്റും കോൺഗ്രസും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? കർണാടകയിൽ SDPIൻ്റെ കേസ് 100 കൂടുതൽ കേസ് സിദ്ധരാമയ്യ വിഡ്രോ ചെയ്തല്ലേ? ആരാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്? NIA. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി സതീശൻജിയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ചോദിക്കണം. ആ ആ അത് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിൽ ഞാൻ അതിന് വിമർശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, തർക്കിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി ഓപ്പൺലി പറയുന്നു, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്തിനാണ് 2018 പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന്? അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിദ്വാനല്ലേ, ഒരു ക്രെഡിബിൾ ലീഡർ അല്ലേ? എന്തോ ഒരു കേസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച്.
അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഞാൻ കോടതിയിലല്ലോ, അല്ല എൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി. നിങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരിക്കണമെങ്കിൽ ന്യായീകരിച്ചോളൂ, നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. അല്ല, അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്തൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട.